अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा और मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, आलमी मंजरनामे पर सियासत एक नया रुख इख्तियार कर चुकी है और ओवरऑल अगर हम बात करें तो दुनिया भर में ग्लोबल गवर्नेंस के हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं। ये क्या मैटर है, इसको आज हम जेर बहस लाएंगे। जो बाइडन और पुतिन के दरमियान जो मुलाकात हुई है, ये बड़ी अहम मुलाकात हुई है। बुध को जिनेवा में ये मुलाकात हुई है और साइबर सिक्योरिटी और जोहरी हथियार गुफ्तगू का महवर रहे हैं, जो मीडिया पे सामने आई है। लेकिन कुछ नाकिदीन का, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स का और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स का ये कहना है कि इसके अलावा भी बहुत सारे मामलात तय पाए हैं। मगरबी कुव्वतें इस वक्त देखने में आ रहा है कि वो चीन के राह में रुकावटें पैदा करने की भरपूर अंदाज से कोशिश कर रही हैं और चीन का नेटो पर, चीन एक खतरा के नजरिए को बढ़ावा देने के पेश न करने पर जोर दिया गया है। और यूरोपीय यूनियन के लिए चीन के मिशन ने अपनी वेबसाइट पर बयान पोस्ट करते हुए यह बात कही है कि नेटो ने चीन का पुरअमन तरक्की जो है नुक्ता चीनी की है इस पर, यानी जो चीन की तरक्की है उस पर नुक्ता चीनी का जो ये सिलसिला है इसे बंद होना चाहिए। और एक आपको याद होगा, पहले भी जब रोड एंड बेल्ट की बात की गई, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की जानिब से जब ये इनिशिएट किया गया तो उसके फौरन बाद हमने एक मतबादिल सिल्क रूट की बातें भी सुनी। और नुक्ता चीनी तो आप छोड़े, खुलकर अमेरिका ने भी इस पर एतराज किया और उन्होंने कहा हमारे इस पर तहफुजात हैं, लेकिन उन तहफुजात की डिटेल और तफसीलात में वो नहीं गए। लेकिन ये मुआजरा क्या है और ओवरऑल अगर इस तमाम पूरे सिनेरियो को हम देखें तो मरकज या महवर जो है वो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान से नेटो अफवाज का इनखला है। 20 साल जंग की नाकामी पे पर्दा डालने की मुख्तलिफ कोशिशें और हरबे, और पाकिस्तान जो है इसमें उसका एक बड़ा मुस्बत और कलीदी किरदार रहा है और जो बहुत सारी कुव्वतों को हजम नहीं हो रहा, बिलखुसूस हमारे नेबर को। अब अफगानिस्तान से जो अफवाज का इनखला है ये भी बड़ा एक अहम और बड़ा एक सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसे जेर बहस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अफगानिस्तान से फौरी तौर पर इनखला, और अब तो ये बातें भी हो रही हैं कि कंधार एयरफील्ड और बिग्राम एयरबेस जो है वो भी अफगान फोर्सेस के हवाले किए जा रहे हैं और काफ़ी हद तक बहुत सारी ऐसे एयरबेस हैं जो हवाले कर दी गई हैं। अब कैपेसिटी की भी हम बात करेंगे कि अफगान फोर्सेस की क्या कैपेसिटी है। इसी हवाले से यूरोपीय यूनियन के एक नुमाइंदा खुसूसी हैं जो बराए अफगानिस्तान है, टॉमस निकलसन, उन्होंने ये कहा है कि कशीदगी में इजाफा हो सकता है और दोहा मुज़ाकरात में जल्द पेशरफ्त की फौरी ज़रूरत है। यानी फौरी तौर पर अगर इनखला कर दिया जाता है अफगानिस्तान से तो ये भी एक मसला बनेगा। तो आज हम कोशिश करेंगे पूरे रीजन के हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं उस पर भी बात करेंगे। और ये लास्ट 10 डेज जो थे ये बड़े इंपॉर्टेंट डेज थे, इसमें बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। और फिर इसके अलावा G7 ममालिक का जो समिट और इजलास हुआ है उस इजलास की अंदरूनी कहानी और उसका इम्पैक्ट जो है उसको भी जेर बहस लाएंगे। मेहमानों का तारुफ करवाते चले, बड़े अहम पैनलिस्ट हैं आज हमारे साथ जो इन तमाम मामलात की नफ्स पर इनका हाथ होता है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद है नजमुल साकिब साहब, फॉर्मर एम्बेसडर हैं और हालात तो वाक़यात और तमाम तर डेवलपमेंट्स को बड़े करीब से देखते हैं, लिखारी भी हैं। बहुत शुक्रिया नजमुल साकिब साहब आपका। हसन खान साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, अफगान उमूर के माहिर हैं, तज्जियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं। हसन खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, स्काइप से आपने हमें ज्वाइन किया है। आप दिफाई उमूर के माहिर हैं, सियासी उमूर के माहिर हैं और बैनुल अक़वामी उमूर पर भी आपकी गहरी नज़र है। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका भी। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं नजमुल साकिब साहब आपसे। तमहीद तो मैंने थोड़ी सी बांध ली और ओवरऑल जो ये एक सिनेरियो है और एक ग्लोबल गवर्नेंस की बातें बार बार हो रही हैं, पहले ये तो बताइएगा कि ये ग्लोबल गवर्नेंस है क्या और ये पिछले 10 दिनों में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इससे आप किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, इस वक्त अगर मैं ये कहूँ कि आज से 10-12 दिन पहले की दुनिया और 10-12 दिन के बाद की दुनिया, तो इसमें बहुत फ़र्क है। थोड़ा सा पस मंज़र बयान करते हैं। पहले देखिए, 1945 में जब दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म होती है तो उसमें हमें एक मुल्क नज़र आता है जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो एक सोल सुपर पावर के तौर पे सामने आता है। उसके बाद एक कोल्ड वॉर का इरा शुरू होता है जो कि 1991 में पता लगता है कि जी सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो जाता है और उसके बाद वो कोल्ड वॉर जो है वो ख़त्म हो जाती है। असली कहानी 1991-92 से लेके अब तक चल रही है और ये दौर है ये सोचने का कि ये जो दुनिया है जिसमें 190, 92, 93 के करीब मुल्क हैं, इसका लीडर कौन है। और इसी को आपने जो अभी आपने जो फ्रेज यूज की ग्लोबल गवर्नेंस की, कि ग्लोबल गवर्नेंस जो है वो कौन करेगा, किस तरह से होगी और क्या वो सिर्फ अमेरिका को ही करनी चाहिए या वो उसके लिए ये है कि कोई चीन नाम का छोटा सा मुल्क जो है उसका भी कोई किरदार हो सकता है।
अब होता यह है कि 11 जून को बात शुरू होती है G7, और आप जानते हैं कि ग्रुप ऑफ 7 जो है ये बहुत ताकतवर एक ग्रुप है। ये ग्रुप ऑफ 8 बना था, इसमें यानी रशिया आया था, उन्होंने बाद में रशिया को निकाल दिया क्योंकि वो जो क्राइमिया का हुआ था क्राइसिस, उसमें से निकाल दिया। G7 में कौन कौन लोग हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है और कनाडा है। अब ये लोग मिलते हैं, नॉर्मल सी बात है, G7 है, अगर कोई एक बनी हुई है यानी इत्तेहाद है तो उसने मिलना है। बिल्कुल ठीक चल रहा था सारा कुछ G7 में, जब तक के बात आई रशिया और चाइना की। रशिया पे उन्होंने कहा कि जी ये जो साइबर अटैक्स हो रहे हैं और ये जो बायोलॉजिकल वेपन्स की बात हो रही है, इस पे रशिया का जो है वो उसकी सरजनिश करनी चाहिए और उसको पूछना चाहिए कि इसके ये कर क्या रहा है वो। अच्छा, ये था प्रिल्यूड, यूं समझे कि प्रियम्बल था, तमहीद थी। असल क्या बात थी इसमें? असल ये बात थी कि चाइना को इन्होंने हदफ बनाना था, और हम ये बातें सुनते आए हैं चाइना कंटेनमेंट की, जिसमें कि हमने इंडिया का भी सुना कि इस इलाके में उसको एक पुलिस बैन के तौर पे पेश किया गया। अब चाइना कंटेनमेंट खुल के सामने आती है जी। प्रेसिडेंट बाइडेन से लेके जितने भी हेड्स ऑफ स्टेट और हेड्स ऑफ गवर्नमेंट थे, इन लोगों ने बाकायदा तौर पे इस बात पे बात की है कि चाइना पे जो है उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज, उसकी ट्रेड पॉलिसीज, उसकी डेवलपमेंट पॉलिसीज, उसके हर लिहाज से देख के और उसका ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड जो है उसको हमने कंटेन करना है। ठीक है। अब ये हुआ कि G7 में जब ये सारा हो गया चाइना स्पेसिफिक, 3 दिन के बाद नेटो का जो आपने जिक्र किया, नेटो का होता है। याद रहे कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं जब बनते हैं प्रेसिडेंट तो पहला दौरा उनका सरकारी जो है वो यूरोप का होता है। बिल्कुल। और अगर आपको याद हो, आपने वो प्रोग्राम किया था, मुझे याद है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की बात हुई थी कि उन्होंने पहला दौरा अपना सऊदी अरेबिया का किया था और ये कहा था कि अलायंसेस जो हैं वो ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। क्या मतलब? कि अलायंसेस की जरूरत नहीं है। बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट, 180 डिग्री आप जो है वो जो प्रेसिडेंट बाइडेन है वो चलते हैं, वो अलायंसेस की बात करते हैं और पहला दौरा अपना यूरोप का करते हैं। G7 जो है वो होता है इधर यूके में, उसके बाद वो बेल्जियम जाते हैं ब्रसल्स में। अब नेटो जो है, ठीक है, जो सिक्योरिटी एंगल रह गया था G7 में, वो नेटो में आके बात होती है और उसमें वो कहते हैं कि चाइना जो है वो एक सिक्योरिटी थ्रेट है। और इसमें जाहिर है कि चाइना, इसमें एक बात अगर आपको याद हो नजमुल साकिब साहब, क्योंकि मैंने जनरल साहब की तरफ भी आगे बढ़ना है, बोरिस जॉनसन ने एक यूएस प्रेसिडेंट के साथ एक टेलीफोनिक राब्ता किया था, आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा जमहूरियत पसंद ममालिक को, जमहूरी सोच वाले ममालिक को इकट्ठा करके एक मतबादिल रोड एंड बेल्ट जो है वो बनाया जाए। वो ऐसा लगा था कि जैसे दाल में तड़के की तरह था, खामोशी हो गई थी, लेकिन अब नजर आ रहा है कि वो खामोशी नहीं थी। मुकाबला मुश्किल है डॉक्टर साहब, वो इसलिए कि रोड एंड बेल्ट की जो आपने बात की है, तो चाइना ने, हमें तो CPEC का सिर्फ पता है ना, चाइना इस वक्त 80 से ज्यादा मुमालिक के साथ रोड एंड बेल्ट का एग्रीमेंट कर चुका है। और अगर इस वक्त वेस्टर्न डेमोक्रेसीज जो है वो कोशिश भी करती हैं तो चाइना बहुत मीलों चाइना बहुत आगे निकल गया है। लेकिन ये सर जंग के हवाले से भी बातें हो रही हैं, इस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन जनरल साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा, ये बताइएगा सर, कंधार एयरफील्ड, बग्राम एयरबेस, आपने देखा कि सोवियत यूनियन वाले टाइम से उस वक्त से जो एक बड़ी एयरबेस है और अफगान फोर्सेस के हवाले करने की बातें हो रही हैं, विड्रॉल जो है बड़ी तेजी से हो रहा है। और आपने ये भी देखा कि जब से अफगानिस्तान में इनखला की बात की गई जो बाइडेन की जानिब से, वाकयात जो है दहशतगर्दी के और हमले जो है वो बढ़ते गए। क्या वजूहात हो सकती है? हमारे कंसर्न्स भी हैं, बल्कि यूरोपियन यूनियन के जो नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान है निकलसन, उन्होंने भी इस बात का इंदिया दिया और इशारा किया है कि जो दोहा प्रोसेस है और मुज़ाकरात है उसमें पेशरफ्त जरूरी है। क्या कहेंगे? जी थैंक यू। देखिए, पहली बात यह है कि हमें ये टर्म यूज नहीं करनी चाहिए। मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ रहे हैं। जी जी, दहशतगर्दी नहीं, वायलेंस बढ़ रही है जी। यस, ये वायलेंस इज अ राइटिंग ऑन द वॉल कि बढ़ रही है और मजीद बढ़ेगी, क्योंकि अमेरिका के निकलने के बाद अब जब वो अनकरीब जुलाई में तमाम फोर्सेस निकल जाएंगी तो उस वक्त दो कुव्वतें, एक स्टेटस को फोर्स अशरफ गनी की गवर्नमेंट जो सबसे बड़ी रुकावट है अफगानिस्तान के अमन में इस वक्त, और दूसरी तरफ वो रेजिस्टेंस फोर्सेस जिन्होंने 20 बरस तक कोalition फोर्सेस का मुकाबला किया, इनके दरमियान एक टकराव
होगा, क्योंकि ये बैटल ऑफ इन्फ्लुएंस है और तालिबान ये समझते हैं कि उनको इलेक्शन में फेयर नहीं थे और उनको ड्यू शेयर नहीं दिया गया, लिहाजा वो चाहते हैं कि एक इंटरिम गवर्नमेंट बने और फिर नेशनल इंतखाबात हों और पहले लोअर जिरगा से एक इंटरिम गवर्नमेंट कायम की जाए। ये चीज अशरफ गनी को पसंद नहीं है। वो समझते हैं कि उनकी गवर्नमेंट लेजिटिमेट है और किसी इंटरिम गवर्नमेंट की गुंजाइश नहीं, उनकी हुकूमत को ही तस्लीम किया जाए। तो इस स्टेटस को की वजह से वायलेंस बढ़ रही है और मजीद बढ़ेगी अगर रिकनसाइल ना किया अशरफ गनी ने और किसी लोअर जिरगा की तरफ या नेशनल जिरगा की तरफ हालात न बढ़े तो। लेकिन टेम्पररीली, चाहे ये फेज 3 माह रहे या 6 माह रहे, एक दफा वायलेंस पीक करेगी और उसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसा होगा। अच्छा जनरल साहब एक बात इसमें बड़ी अहम है, क्योंकि आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं और इस टर्म को हमें यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको याद होगा कि हामिद करजई की एक स्टेटमेंट जो है मीडिया की जीनत बनी कि कौन कौन से ग्रुप्स को, बिलखुसूस आईएसआईएस को कौन सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक इशू नहीं है, मल्टी डायमेंशनल मामलात हैं। खास तौर पर आप देखें कि वहां पे मुख्तलिफ लश्कर और प्लांटेड ग्रुप्स हैं और हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानिब से भी वाकयात, क्योंकि तालिबान इनकार कर देते हैं कि ये स्पेसिफिक वाकया हमने रुनुमा नहीं करवाया। जी, आपका कहना मैं अभी उस तरफ आता हूं। देखिए, वहां पे दाइश का वजूद है, किन लोगों ने उन्हें लाया और रखा और पाला ये भी सबको पता है। ये जो 7,500 कॉन्ट्रैक्टर्स जिन्हें आम लोग, हमारे व्यूअर्स बड़ी अच्छी तरह समझ सकेंगे, ब्लैक वाटर्स की दूसरा नाम है। तो ये जो 7,500 के करीब वहां छोड़े जा रहे हैं, तकरीबन इतनी ही तादाद है आईसिस के फाइटर्स की और अलकायदा की प्रेजेंस भी वहां पे मौजूद है। इनको इस्तेमाल करने के लिए और इस वायलेंस को मजीद हवा देने के लिए ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो बेसरोपा हो जाएंगे, अमेरिका की जो बेसेस हैं ये खाली होने के बाद, इन्हीं की सपोर्ट के लिए अमेरिका इस वक्त बेताब है कि वो रीजन में कोई बेसिस तलाश कर रहा है कि मुझे कोई बेस मिल जाए जहां से मैं एयर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकूं बकौल उनके अफगान हुकूमत को। तो अफगान हुकूमत तो जो रहेगी उसको सपोर्ट होगी ना, जब वो चाहेंगे। उनकी मर्जी के खिलाफ सपोर्ट कैसे दी जा सकती है। और दूसरी बात हमें यह भी ध्यान में रखनी चाहिए कि एक मजबूत हुकूमत ही उन तमाम इंटरनेशनल दहशतगर्द कुव्वतों को अफगानिस्तान से निकालने की सलाहियत रखती है। एक कमजोर हुकूमत ऐसा न कर सकी है, पहले न कर सकेगी, जिसका 20 बरस तक पूरे अफगानिस्तान पर रिट ही नहीं एस्टैब्लिश हो सकी। वो हुकूमत अमेरिका के चले जाने के बाद कैसे इंश्योर करेगी कि 100% अफगान की टेरिटरी पे उनका कंट्रोल हो। लिहाजा मजबूत हुकूमत अफगान की जो है वो जरूरी है। अब वो कौन लोग बनाते हैं, इंटरम सेटअप कैसे बनता है और कौन इस सीन को डोमिनेट करता है, इसकी जंग तो जारी रहेगी और वही जंग इस वक्त हम देख रहे हैं कि चल रही है। अब जो बाहर के अड्डे हैं उससे जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि अगर 1,40,000 की फौज, 5 बड़े बेसेस और दुनिया की मोस्ट मॉडर्न एयरफोर्स खुद अफगानिस्तान के अंदर रहकर अपनी मर्जी की हुकूमत और बिल का नफाज नहीं कर सकी, तो वो 7,500 कॉन्ट्रैक्टर्स को कौन सी ऐसी जादू की सपोर्ट मुहैया कर सकते हैं एक बेस से जो उनको मजबूत करेगी। तो होना यह है कि वहां पे जो लीडरशिप है इनकी तालिबान की, उसको निशाना बनाने का खतरा है और कोलेटरल डैमेज से वहां मजीद वायलेंस बढ़ेगी, जिससे इज्तनाब करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है हसन खान साहब, वेरी शॉर्टली, क्योंकि हमने ब्रेक की तरफ भी जाना है तो ब्रेक के बाद भी हम कंटिन्यू रखेंगे। जनरल साहब की एक बात बड़ी अहम है कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो अशरफ गनी और हामिद करजई कई बार एतराफ कर चुके हैं कि उनके बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर उनकी रेट नहीं है। इवन के उन्होंने कंधार का जिक्र भी किया है, पख्तिका का किया है, निंगरहार का किया है, कुन्नड़ का। जब हम अपने कंसर्न शो करते थे और बताते थे कि सरहद पार से जो है दहशतगर्दी होती है, तो फिर कैपेसिटी के इश्यूज भी आते हैं और फौरी विड्रॉल जो है उसमें वो क्राइसिस पैदा कर सकता है। इज दैट राइट? देखिए डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ कि बहुत सी बातें हम एजम्पशन पे करते हैं। अगर आप देखें गुज़िश्ता 20 साल में
अफ़गानिस्तान के जितने प्रोविंसेस थे, नन ऑफ द प्रोविंस हैज़ अ तालिबान फ्लैग, या तालिबान के पास ना कोई ऐसी ना मैं ख़ुद गया हूँ, आप तोरखम से मज़ार गया हूँ, आप तो काबुल से कंदाहार जाए, वहाँ से हेरात जाए, ऑल द मेजर ट्रेड रूट्स जो थे वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे। तो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली सम टाइम हम एग्जैजरेट करते सर, वो हैं। खुद कहते रहे ना, अशरफ गनी साहब ठीक ने है, खुद लेकिन आगे में admit किया देखिए अफ़गानिस्तान की इस वक्त जो हुकूमत है वो एक लेजिटिमेट हुकूमत है, क्योंकि महज़ब दुनिया ने उसको तस्लीम किया, इंक्लूडिंग अस। पाकिस्तान भी उसको एक्सेप्ट करती है। वोट कम पड़े हैं, ज़्यादा पड़े हैं, ये और बात है, धांधली हुए या नहीं हुए और बात है, हर जगह हमारे यहाँ भी ये मसाइल चलते रहते हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान में इस वक्त जिस लेवल की दहशत गर्दी हो रही है, इसमें वायलेंस भी कह सकते हैं। एक स्कूल पे हमला होते हैं, 126 बंदे, 120 बच्चे जो है, बच्चियाँ वो वहाँ पे शहीद होती है। रोज़ाना हम सुनते हैं जर्नलिस्ट पे, परसों भी दो जनरल माँ के साथ एक बच्ची जो थी, जी उस पे तो जनरल साहब से मैंने पूछ भी लिया। तो ये दहशत गर्दी को मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान में जो हो रहा है, जिस तरह एक को हम टीटीपी कहते हैं, एक को हम टीटीए कहते हैं, सम टाइम ये गुड एंड बैड तालिबान, मेरे लिए जो गुड होगा किसी और के लिए बैड होगा। गुफ्तगू को हसन खान साहब, क्योंकि ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को हसन खान साहब के साथ जारी रखेंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्य अलस सलाह हय्य अलस सलाह वेलकम बैक नाजरीन। नजम साकिब साहब, हसन खान साहब और मेजर जनरल रिटायर्ड इजाज़ अमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से कबल हसन खान साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे, तो हसन खान साहब सोल्यूशन की तरफ भी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर एक पीस के लिए जो है एक स्टेक होल्डर्स का पहले माजी में जैसे सही तायुन नहीं किया गया, स्टेक होल्डर्स को दहशतगर्दी की टोकरी में फेंक दिया गया और जो फितरी इत्तेहाद था उसको गैर फितरी करार दे दिया गया और गैर फितरी इत्तेहाद आज जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, क्या करना चाहिए?
देखें, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है वो बड़ा मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ख़राब और आगे कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि दोनों पार्टीज़ जो है, एक साइड पे तालिबान है, दूसरी साइड पे डॉक्टर अशरफ गनी साहब की हुकूमत है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है, दोनों अपने अपने पॉइंट पे जो है ना वो स्टक हो गए हैं और कोई आगे मूवमेंट नज़र नहीं आ रही है। और इसमें इंटायर अफ़गानिस्तान में जो है इस वक्त वायलेंस काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, जगह जगह सिविलियन पे भी हमले हो रहे हैं, चेक पोस्ट है, और जो पेरीफेरीज की डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फॉर अवे डिस्ट्रिक्ट्स है, हम देख रहे हैं कि वहाँ पे आर्मी जो है, अफ़गानिस्तान की जो नेशनल आर्मी है वो वेकेट कर रही है और वो मेजर सिटी की तरफ जो है वो कंसंट्रेट, अभी ये पॉलिसी मेरे ख्याल में अभी से वो कर रहे हैं। तो सिचुएशन बड़ी ख़राब है इंटायर। मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान में एक अनसर्टेनिटी है। अभी इस अनसर्टेनिटी में मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा फ़िक्र जो करनी चाहिए वो पाकिस्तान को करनी चाहिए। हिस्टोरिकली अफ़गानिस्तान के हवाले से हमने कुछ गलतियाँ की होगी, जेनेवा अकॉर्ड से लेकर फिर बोन अकॉर्ड से लेकर पेशावर मक्का अकॉर्ड, जितने भी अकॉर्ड्स किए हैं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उसका, बल्कि जेनेवा अकॉर्ड तो बजाय इसके कि अफ़गान मुजाहिदीन और गवर्नमेंट के दरमियान होता, वो तो अफ़गान गवर्नमेंट और पाकिस्तान के दरमियान साइन हुआ था। और आजकल मुझे समझ नहीं आ रही कि डॉक्टर अशरफ गनी साहब भी वही डिमांड कर रहे हैं कि तालिबान के साथ किसी भी एग्रीमेंट पे पहुंचने से पहले पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट हमने करना होगा। तो ऐसी सूरत हाल में इस वक्त जो पाकिस्तान को अपनी पोजीशन जो है वाज़ेह करनी होगी, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी तो मेरे ख्याल में डिसाइड किया है अमेरिका ने कि वो जा रही है, साथ ही नेटो भी जा रही है। अगर वो चले जाएंगे तो वहाँ पे जो हालात होंगे, खुदा न खास्ता ऐसा तो नहीं है कि 1988-89 में जब सोवियत फोर्सेस चले गए तो उसके बाद सारे ही जितने भी इंटरनेशनल फोर्सेस थे या स्टेक होल्डर्स थे वो सब चले गए और सारा मलबा जो था या सारा नज़ला जो था वो पाकिस्तान पे, और पाकिस्तान ने जिस तरह हैंडल किया, अच्छा था या बुरा था, कोशिश बड़ी की। लेकिन हसन खान साहब एक बात इसमें बड़ी अहम है, आपने जिस चीज़ की बात की कि अशरफ गनी भी आप कह रहे हैं कि मैं भी हैरान हूँ कि अशरफ गनी क्यों ये बात कर रहे हैं। हम मरी में तालिबान के साथ बैठक की बात करें, दोहा के पूरे प्रोसेस की बात करें, इस पूरे मामले की बात करें, तो पाकिस्तान एक मुस्बत और एक कलीदी रोल अदा कर रहा है और पूरी दुनिया इसकी मुतरफ है, जानती भी है। जो बाइडन कह चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं, तो अशरफ गनी जो है वो हकायक को मसख तो नहीं कर सकते ना सर। लेकिन डॉक्टर साहब ये अच्छी बात है और मेरे ख्याल में और सीरियसली जो है पाकिस्तान सिंसियर कोशिश कर रहा है, लेकिन सिचुएशन जो अफगानिस्तान की है मेरे ख्याल में उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और इसके लिए हमें जो है ना एज ए इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। उस पर एक डिबेट होनी चाहिए कि माजी में हमसे जो गलतियां हुई है, इस वक्त अनफॉर्चुनेटली पार्लियामेंट में तो मैं नहीं देख रहा हूं कि अफगानिस्तान के हवाले से या रीजन के हवाले से, शुरू में आपने कहा कि इस रीजन का जो नक्शा तब्दील हो रहा है, चाइना, इंडिया और स्पेशली अफगानिस्तान, तो हमें ये थोड़ा सा डिबेट जो हो रही है पाकिस्तान में इस वक्त स्पेशली अफगानिस्तान के हवाले से, इसको ज़रा वाइडर करना पड़ेगा। मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू जो है, सिर्फ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसने नहीं देखना है। हिस्टोरिकली हमने कुछ इस तरह की मैं तो गलती नहीं कहूंगा, लेकिन इस अदर पॉइंट ऑफ व्यू को इंक्लूड करना चाहिए था। खरीदने पर अगर हम इस दफा में खान साहब आ जाएंगे, यही मैं कह रहा हूं, बहुत सारी बातें सामने आएंगी। अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होकर हमारे लाखों बच्चे, बूढ़े, खवातीन निशाना बने, एतराफ किया गया है, उस सरजमीन से एतराफ किया गया है, फिर तो बातें बहुत ज्यादा ये हकीकतें हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और अफगानिस्तान की सरजमीन को हमारे दुश्मनों ने भी इस्तेमाल किया, मतलब ये कि अफगानों ने बजाय हिंदुस्तान ने उसका ज्यादा फायदा उठाया है ये टर्माइल सिचुएशन का। तो मैं जो कह रहा था वो ये है कि इस वक्त एक तो पाकिस्तान ने मार्केटिंग बहुत ज्यादा की है, आई डोंट नो इट इज फॉर द गुड और बैड, कि तालिबान को हमने ये किया, फिर तालिबान को हमने ये किया, फिर तालिबान को हमने ये किया, तो पाकिस्तान से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है। ये एक्सपेक्टेशन इंटरनेशनल कैपिटल्स में भी है और ये एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा अच्छा हसन खान साहब, इसमें एक बात मैं और भी बताऊंगा और ओवरऑल जो है इसका डिप्लोमेटिक क्या इंपैक्ट होता है और डिप्लोमेसी जो है उसमें इसका क्या रोल होता है। हसन खान साहब ने जिस तरह बात की, अब अफगानिस्तान की पाकिस्तान के साथ सरहदें मिलती हैं तो डेफिनेटली जब बात होती है तो एक दूसरे के साथ लैंग्वेज की बात करें, नजमुल साकिब साहब, एक वो हमारे रवाबित हैं, फिर हमारी सरहदें जुड़ी हुई हैं, वो भी हमारे रवाबित हैं। 30 लाख से ज्यादा रेफ्यूजीज जो हैं, अफगान रेफ्यूजीज को हमने पनाह दी, हमारे साथ रहे, हमारे अंदर रच बस गए हैं वो लोग, काफी हद तक हमने उनको एग्जेम्प्टेड भी करार दे दिया बहुत सारे। तो डेफिनेटली पाकिस्तान तो एक फितरी इत्तेहादी भी है, लेकिन क्या समझते हैं कि अब कुछ दुनिया के कुछ ऐसे ममालिक और बदकिस्मती से
हमारे कुछ अपने लोग भी हैं जो कि चाह रहे हैं कि इंडिया जो है वो इसमें कूद पड़े और इंडिया को इसमें एक पार्टनर बना दिया जाए, शराकतदार बना दिया जाए। अमेरिका की भी ये ख्वाहिश है। तो आप क्या समझते हैं वैसे हकीकी अफगानिस्तान का जो स्टेक होल्डर है, जो अफगानिस्तान के अंदर इस्तेहकाम और अमन चाहता है, जो उसके साथ जुड़ा हुआ भी है, वो कौन सा मुल्क है नजम साकिब साहब? डॉक्टर साहब, अगर ख्वाहिश करने की बात है और ख्वाब देखने की बात है तो एक ख्वाब देखने की मैं भी इजाज़त आपसे चाहता हूँ। सर, मेरा ये ख्वाब है कि पाकिस्तान साउथ एशिया की बजाय साउथ अमेरिका का हिस्सा होता। मसला ही कोई नहीं था। देखिए, आपको सोचना है कि इस वक्त परसेप्शन और रियलिटी क्या है? आप देख रहे हैं अमेरिका को, समझ रहे हैं कि इसको तो कुछ पता ही नहीं है। अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका ने 20 साल इधर रह के जो है वो क्या किया है जो कि अभी करेगा। आप देखिए किसकी बात कर रहे हैं आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात कर रहे हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है इस वक्त तक। जब हम बात कर रहे हैं तो वो एक सुपर पावर है। अब होता यह है कि आपको एक विशफुल थिंकिंग होती है कि अब जो है वो चूंकि अमेरिका से ये जा रहे हैं, वायलेंस बढ़ेगी, हालात खराब होंगे, अशरफ गनी को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अशरफ गनी ज्यादा पैसे मांगेगा, उसके पास इतनी फौज नहीं है कि वो ये कर सके। ये सारी बातें ठीक हैं और मैं सबसे पहले तो जनरल अवान साहब को और हसन खान साहब को मुबारक देता हूं कि उनका बिल्कुल ठीक उनका पर्सपेक्टिव, पस मंजर बिल्कुल ठीक है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम कोई एक गलती तो नहीं कर रहे? क्या हम परसीव नहीं कर रहे रियलिटी को देखे बगैर? रियलिटीज क्या हैं? रियलिटी नंबर 1, 20 साल दुनिया की सबसे बड़ी ताकत एक इलाके में रहने के बाद इस सितंबर में जा रही है। ताकतें, रियलिटी नहीं, वो उसके साथ बाकी जो यानी नेटो वगैरह ये वो जा रही है यहां से। अब परसेप्शन ये है कि वो खाली हाथ जा रही है। मैं आपसे पूछता हूं, मैं उन तमाम लोगों से पूछता हूं जिनकी जो वो हाथ की जो है ना उंगलियां इस नब्ज पे हैं अफगानिस्तान की, आप कैसे कह सकते हैं कि वो खाली हाथ जा रहा है? और अगर वो खाली हाथ जा रहा है, तो 20 साल उसने ऐसे ही जाया कर दिए। उसने वो सारे का सारा बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसके अपने फौजी जो मरते हैं। और आपको पता है कि अगर एक बॉडी बैग जाता था ना यहां से अमेरिका, तो क्या कहर मचता है, क्योंकि एक अमेरिकी की जो वो है वो अहमियत ज्यादा है हमारे 400-500 यानी पाकिस्तानी बॉडी बैग से। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले कि जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं और खासतौर पे पाकिस्तानी अवाम जो है, उनको आप रियलिटी की तरफ लेके आए। पहली रियलिटी मैंने बताई कि अमेरिका 20 साल यहां रहा, वो यहां से जा रहा है। आप कहते हैं कि उसका मकसद पूरा नहीं हुआ, उसकी विक्ट्री नहीं हुई, और इस वक्त भी जो है वो अनस्टेबल है अफगानिस्तान, जिस तरह के आज से 20 साल पहले था। तो हासिल क्या किया? मैं ये कहूंगा कि जानने की कोशिश करें कि उसने क्या हासिल किया। दूसरी रियलिटी, इस वक्त जो अंदर की सूरत हाल है आपकी अफगानिस्तान में, वहां तालिबान एक हकीकत है, मान लीजिए, और ये पाकिस्तान को सबसे पहले मानना है। और एक और हमने पूरी दुनिया से मनवाया है। तीसरी रियलिटी एक मिथ बनाई हुई है सबने, और खास तौर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, और उसके पीछे भी मुज़मिरात हैं कि जी पाकिस्तान का बड़ा होल्ड है तालिबान पे। मैं आपको यकीन से तो नहीं कह सकता, क्योंकि मैं यानी आपके पास टाइम नहीं है कि मैं आपको पूरे वो यानी शवाहिद बता सकूं। ये एक मिथ है, ये एक ख्याल है कि पाकिस्तान जो है उसका पूरा असर है तालिबान पे, और जिस वक्त चाबी चाहेगा पाकिस्तान वो घुमा देगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये हम कह चुके हैं। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि तालिबान एक अलहदा सी हकीकत है, और ये जो रेजिस्टेंस फोर्सेस अफगानिस्तान की हैं वो एक और रियलिटी है। और उसमें आपकी ख्वाहिश करना कि जी जब जाता है अमेरिका तो उसके बाद ये होगा, ख्वाहिश की हद तक तो ठीक है। हकीकत में क्या है वो सितंबर के बाद देखेंगे, पता चलेगा। और मैं यानी इस सिलसिले की आखिरी इस वक्त बात कर दूं कि आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को टोगो या बोलीविया या पेरू ना समझें। आप उसको जरा देखें तो सही कि उनके स्ट्रेटेजिस्ट जो हैं वो प्लानिंग करते हैं 40 साल की, 50 साल की, 100 साल की। आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो खाली हाथ आया, इतनी ज्यादा तबाही मचाने के बाद जो है वो खाली हाथ चला गया?
जरा सोचने की बात। ये आपने जो बात की है, ये तो इसका एक और पहलू जो है, आपने जो तवज्जो मबजूल, इसको तवज्जो मबजूल नोटिस भी कह सकते हैं। लेकिन जनरल साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा, ये बताइएगा, अगर हसन खान साहब के एनालिसिस को देखा जाए और नजमुल साहब ने अब जब कंक्लूड किया, तो उन्होंने ये कहा कि 20 साल गुजार दिए और एक फौजी की जब वहां पे लाश पहुंचती है तो वो हमारे 7, 8, 10 के बराबर है। बात समझ आ गई। जब नेटो अफवाज मिलकर 20 साल तक अफगानिस्तान में इस्तेहकाम नहीं ला सकी, महज दावे करती रही, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तक भी वो नहीं कर सकी, अफगान फोर्सेस को ट्रेन करने के वादे जो है वो भी वफा ना कर सकी, तो अब अफगान फोर्सेस जो है वो अफगानिस्तान में रिट कायम करने का दावा अगर करे और कैपेसिटी भी ना हो और अमरीकी अफवाज भी यहां से चली जाएं, तो फिर ये बिग्राम एयरबेस और कंधार एयरफील्ड देने का क्या फायदा? जनरल साहब। जनरल साहब की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। हेलो। जी जी जनरल साहब। हेलो। जी जनरल साहब प्लीज। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग इस पॉलिसी से डील कर रहे हैं, जो इन सिचुएशंस को डायरेक्टली हैंडल कर रहे हैं, उनमें कोई भी नाइव या नासमझ आदमी नहीं बैठा। वो बहुत अच्छी तरीके से इदराक रखते हैं। अवाम गली में क्या सोचते हैं, या एक अखबार वाला क्या सोचता है, या एक मेरी तरह का एनालिस्ट क्या कह रहा है, ये बात अलग है। इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान के जो तालिबान है उन पर पाकिस्तान का है और कंट्रोल नहीं है। ये एक रियलिटी है और ये इसका बड़ी अच्छी तरीके से उन लोगों को भी इल्म है जो पॉलिसीज बनाते हैं। दूसरी बात, जहां तक अमेरिका का है, वो खाली हाथ जा रहा है या क्या लेके जा रहा है? वो वियतनाम में भी गया था, 10-12 साल वहां भी रहा था। रूस भी एक वर्ल्ड पावर थी और वो भी 10 साल अफगानिस्तान में रहा था। अब 20 बरस जिनको स्मोक आउट करने और मारने के लिए और खत्म करने के लिए आए थे, उन अशरफ गनी हुकूमत को छोड़कर, जो थोड़ी देर पहले मेरे दूसरे साथी कह रहे थे जी कि अशरफ गनी हमसे ये मुतालबा कर रहा है, अशरफ गनी ने उनसे मुतालबा क्यों नहीं किया कि 20 बरस हमें इक़्तिदार में बिठाकर डायरेक्ट डायलॉग और मुआहिदा दुआ में कर रहे हो तालिबान के साथ? किया है सर, तो किया है। तालिबान नाराजगी का थोड़ा इजहार किया है तो उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं ना। हाँ। तो ये रियलिटीज जो है, इनका बड़ी अच्छी तरीके से पाकिस्तान को भी इल्म है, पॉलिसी प्लानर्स को भी इल्म है। ख्वाहिशात कोई भी जो रखना चाहे वो रख सकता है, लेकिन रियलिटी ये है कि तालिबान अपने सॉवरेन मुल्क होने के साथ अफगान फैसला करेंगे कि कौन सी तर्ज हुकूमत होगी, किस तरीके से अमन कायम होगा, किस मुल्क को कितना अमल दरामद या दखल अंदाजी की इजाजत होगी, या किस स्टेट के साथ वो किस तरह के ताल्लुकात रखना चाहते हैं बशमूल हिंदुस्तान। इसका फैसला अफगानों ने करना है, ना पाकिस्तान ने करना है, ना अमेरिका ने करना है। और जो वो 7,500 कॉन्ट्रैक्टर्स अंदर छोड़ के जा रहे हैं अमेरिकन, जो ब्लैक वाटर्स का दूसरा नाम है, उनको भी ये अच्छी तरह पता है कि वो अगर 1,40,000 ट्रुप्स बिठाकर और 5 एयर बेसिस में दुनिया की मोस्ट मॉडर्न एयरफोर्स बिठाकर अगर अपनी मर्जी नहीं थोप सके अफगानों पर, तो ये 7,500 आदमी बदअमनी तो कुछ अरसा क्रिएट करवा सकते हैं, अमन के क्याम में कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं कर सकते। और रहा अमेरिका का या रीजनल कुव्वतों का एक परेशानी कि वहां इंटरनेशनल दहशतगर्द तंजीमें आकर बैठ न जाएं अफगानिस्तान में, उनको रोकने के लिए एक मजबूत अफगान हुकूमत ठीक है ही गारंटी है जो उनको रोक सकती है। वो किसकी होगी मैं ये क्या सा राय नहीं करना चाहता, बट हर आदमी को ये पता है कि एक मजबूत अफगान हुकूमत ही ये जमानत दे सकती है कि दुनिया की दहशतगर्द तंजीमें अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए रीजनल कंट्रीज के लिए या इंटरनेशनल खतरात का बायस न बने। इसका भी अच्छी तरह इल्म है। रहा पाकिस्तान, तो बड़ी अच्छी तरीके से इदराक है पॉलिसी प्लानर्स को कि चैलेंजेस क्या हैं, उनसे निपटने की तैयारी भी मुकम्मल है। और जहां तक फेंस लग रही है अफगान बॉर्डर पर, इंशाल्लाह अगले 2 माह में ये मुकम्मल हो जाएगी और उसके बाद जो हमारी फोर्सेज हैं वो अपने जो पाक अफगान बॉर्डर है उसकी हिफाजत भी बहुत बेहतर तरीके से कर सकती हैं और इंशाल्लाह करेंगी।
जो फॉल आउट होगा अगर इंस्टेबिलिटी अफगानिस्तान में बढ़ती है, तो उससे निपटने के लिए भी तैयारी मुकम्मल है। बाकी इसमें अल्लाह ताला जो मदद शामिल हो जाएगी जब अल्लाह ताला की, तो इंशाअल्लाह नताइज भी बेहतर निकलेंगे। कोई इतनी बड़ी परेशानी की बात नहीं। अच्छा जनरल साहब, आपकी तजावीज़ और आप जैसे माहिरीन जो दिफाई उमूर को भी समझते हैं, ओवरऑल इस पूरे सिनेरियो को आपने बड़े करीब से देखा है। एक कशमकश की सूरत हाल है पाकिस्तान को 70s की और 80s की दिहाई में जिस तरह कशमकश का शिकार किया गया, पाकिस्तान के लिए फैसला करना काफ़ी हद तक मुश्किल हो गया था। जैसे 9/11 में पाकिस्तान के लिए एक प्रॉब्लम थी। अभी हम देख रहे हैं कि मगरबी कुव्वतें जो हैं वो इकट्ठी हो रही हैं, ग्लोबल गवर्नेंस की बातें हो रही हैं। चाइना जो है उसके खिलाफ एक बड़ी कैंपेन चलना शुरू हो गई है। G7 का जो अभी जॉइंट डिक्लेरेशन भी सारा सामने आया है। इधर अफगानिस्तान से फोर्सेस का इनखला है और पाकिस्तान की कंसर्न्स हैं और पाकिस्तान भी चाहता है कि पुरअमन तरीके से इनखला हो, इंतशार भी ना हो। चाइना पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। मॉस्को के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। एक तरफ वो ब्लॉक बन रहा है जो चाइना के लिए प्रॉब्लम, और हम बीच में यहां पे खड़े हैं। हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल तो जरूर है, लेकिन हमारी टाइमिंग आप किस तरह देख रहे हैं कि इस टाइमिंग से हम फायदा कैसे उठाएं और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? मेरे ख्याल में विजन और खुलूस नियत के साथ लीडरशिप जो प्लानिंग कर रही है, उन्हें बहुत अच्छी तरह इल्म है कि हमारी जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है, जियो पोलिटिकल अहमियत क्या है और जियो इकोनॉमिक अहमियत क्या है। ये तीनों एक दूसरे से लाजुम मलजूम है। तो हम जिस तरह अभी हमारे दोस्त ने कहा कि हम चाहते तो ये थे कि हम नॉर्थ अमेरिका का एक मुल्क होते। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान है, और जिस जगह पे हैं इस वजह से ही हमारी अहमियत ये है कि हमें कोई दुनिया की ताकत इग्नोर नहीं कर सकती। प्रेशर रियासतों पे आते हैं, और जो लीडरशिप अगर मुखलिस और विजनरी हो तो वो इन चैलेंजेस से डील भी कर सकती है। जो पहले प्रेशर आते रहे या जिसकी तरफ आपका इशारा है, उस वक्त हालात और थे। अब जो मौजूदा हालात हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं। इसकी तफसील में जाए बगैर हम डिप्लोमेटिकली बड़े वेल एंकर्ड हैं उन तमाम कुव्वतों के साथ जो मैटर करती हैं। दो वीटो पावर तो हमारे साथ बिल्कुल शाना बशाना खड़ी हैं और बहुत सारे मफादात यही नुक्ता जनरल साहब, यही नुक्ता सर, सिक्योरिटी काउंसिल के P5 के 2 मुस्तकिल रुकन ममालिक के साथ हमारी एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और अमेरिका भी हमारे साथ काफी हद तक हम उसे तो कहेंगे कि हमारा पार्टनर तो नहीं है, बेवफा दोस्त ही कह सकते हैं। अमेरिका के साथ न ऐलाने जंग हो सकता है, न हम करना चाहते हैं। उनके साथ बेहतर कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप, अच्छे डिप्लोमेटिक ताल्लुकात और कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट जो है वो हर सूरत में रहेगी। हम अमेरिका की जरूरत है और अमेरिका हमारी जरूरत है। लिहाजा अगर ये रिश्ता दोनों तरफ से है तो फिर एक बैलेंस क्रिएट करना, यही मैंने कहा था कि विजनरी लीडरशिप जो है वो इसमें एक बैलेंस सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान विल सेल आउट सक्सेसफुली आउट ऑफ दीज चैलेंजेस। जो हमारी स्ट्रेंथ है उनको हम कैपिटलाइज करेंगे, जिनके साथ हमारी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जिन रियासतों के साथ बन चुकी है या जिस स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन का हम इंतखाब कर चुके हैं, ठीक है, उसके ऊपर कायम रहते हुए ही डिप्लोमेसी का एक बड़ा जो कहना है वो ये होता है कि इसका ये नया दरवाजा खोलने के लिए या एक दरवाजे से निकलने के लिए जरूरी नहीं होता कि बाकी दरवाजे बंद किए जाएं। सब दरवाजों को खुला रख के बैलेंस रिलेशनशिप ही डिप्लोमेसी की कामयाबी होती है, और पाकिस्तान ये करने की सलाहियत रखता है। जी आ गए। अब जनरल साहब ने जो गुफ्तगू की, अब आपकी तरफ हसन खान साहब ये सवाल, और रिश्तेदारों की भी बात की और रिश्तों की भी बात की, ताल्लुकात की भी बात की। 2 तरह के हकूक होते हैं, एक रिश्तेदारों के हकूक होते हैं और एक पड़ोसियों के हकूक होते हैं। सर हसन खान साहब। देखिए डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में इस वक्त हम जो पैनल बैठी हुई है, बड़ी एम्बेसडर साहब, जनरल साहब, आप जैसे लोग, जब इस तरह हम मुल्कों की बातें करते तो इसमें मेरे ख्याल में ये चीज़ें बहुत कम मैटर करती है कि आपका रिश्ता क्या है या आपकी वो क्या है, मतलब बेगैरती या रिश्ते वगैरह, ये चीज़ें कम मैटर करती है, या मॉरलिटी जिसे अखलाकियात। एम्बेसडर साहब बैठे हुए हैं। देखिए मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि हमने हिस्टोरिकली गलतियां की है, हमें ये एक्सेप्टिक बेंचमार्क हमने मानना पड़ेगा, और ये मेरे ख्याल में इस पे बहुत डिबेट हो चुकी है। और इसीलिए इसीलिए जो माजी में हमने अफगान पॉलिसी के हवाले से जो गलतियां की है अभी हम, और वजह क्या है कि अभी तक जो है पॉपुलर सतह पे हमारी अफगान पॉलिसी की ओनरशिप पब्लिक में नहीं रही है।
मुख्तलिफ पार्टीज का, क्योंकि हम हमारे हसन यहाँ खान साहब, उधर कल्चर की सिक्योरिटी से हमारा कंसर्न आपका है। बात ठीक है, ये बिल्कुल। हमारा कंसर्न ये हमारे लोग शहीद देखिए होते हैं, हमारे सिक्योरिटी सरहद पार से दहशतगर्दियां डॉक्टर होती साहब सिक्योरिटी सिर्फ ये नहीं है कि फौजी बंदूक लेके बॉर्डर पे खड़ा हो जाए। सिक्योरिटी इज ए वेरी वाइडर पर्सपेक्टिव। अभी ये जो नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं उसका ये फौजी वाला या पुलिस वाला सिक्योरिटी से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। नंबर वन, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमें एक ऐसी पॉलिसी वाइडर जो डिस्कशन करनी चाहिए। ये नहीं है कि हमारे इस वक्त जो लोग बैठे हुए डेफिनेटली दे आर क्वालिफाइड, हालात भी उनकी नज़र है, लेकिन ये अच्छा होगा कि इन चीज़ों को हम कैबिनेट में भी, कैबिनेट से पार्लियामेंट में, सिविल सोसाइटी में, ये जो अमेरिका में नजमुल साकिब साहब बेहतर बता सकते हैं कि जब इस किस्म की चीज़ें आ जाती है तो उसके हर एंगल से उसकी डिस्कशन होती है, क्योंकि इसका ताल्लुक सिक्योरिटी से नहीं है, इसका ताल्लुक कौम से है, मुल्क से है, पाकिस्तान से है। नंबर वन। नंबर टू बात यह है कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, दैट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस डेफिनेटली, क्योंकि हिस्टोरिकली हम कूद पड़े हैं, ये हमने बाई चॉइस हम गए हैं। हमने लोगों को जो बताया था वो किससे, मेरे ख्याल में अब लोगों को क्लियर है कि वो वार्म वाटर और कूल वाटर वाली पॉलिसीज जो थे, जितना हमने एक्सप्लॉइट करना था वो हम कर चुके हैं। अभी लोगों को पता है कि वो गलतियां हम ना करते, फ्लड गेट्स ना खोलते, इतना हम आगे ना जाते, तो मेरे ख्याल में ये हालात हमारे ना होते। आज हम भी कोरिया और जापान की तरह या उनसे मच एडवांस होते। तो इसीलिए इस वक्त हमें, मैं जो सजेस्ट करता हूं वो ये है कि पाकिस्तान में खुदारा पाकिस्तान को पहले रखे। ये जो चीज़ें हैं कि मैं कौन हूँ या जनरल साहब कौन है या नजमुल साकिब साहब कौन है, ये अलग, लेकिन हम सब है और ये पॉलिसी हम सब ने बनानी है। अगर कोई बंदा समझता है कि मैं ज़्यादा जानता हूँ, डेफिनेटली वो ज़्यादा जानता होगा, लेकिन शायद मैं कम जानता हूँ, वो कम जानने में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी शायद वो आपके लिए अच्छी होगी। तो इसीलिए जो सिचुएशन इमर्ज हो रही है, देखिए ये जज्बाती बातें अक्सर हमारे यहाँ पाकिस्तानी सोसाइटी का हिस्सा है। अमेरिका को शिकस्त हुई, हिंदुस्तान को शिकस्त हुई, सुपर पावर को शिकस्त हुई, ग्रेवयार्ड बन गया, ये गैरत वाली बेगैरती वाली, इन चीज़ों से हमने निकलना होगा। हमें कैलकुलेटेड अप्रोच पे जाना होगा और इन जज्बाती चीज़ों ने हमें यहाँ तक ला खड़ा किया है कि आज पाकिस्तान एक बहुत ऐसी सूरत हाल से गुजर रहा है कि वी आर, मतलब है कि हम अंडर डेवलप, लेकिन हसन खान साहब, क्योंकि मुझे बताया जा रहा है हसन खान साहब, अफगानिस्तान के हवाले से हमें सीरियस होके सोचना पड़ेगा, जज्बाती होके नहीं। मैं हसन खान साहब यहाँ, क्योंकि मुझे कहा जा रहा है प्रोड्यूसर साहब भी कि वक्त बहुत कम है और कंक्लूड भी नजमुल साकिब साहब ने, सिर्फ मैं एक इनपुट या एक सवाल के तहत कह सकता हूँ, आज पाकिस्तान का जो आप कह रहे हैं कि हम जिस मुश्किलात का, तो आज चाइना भी पाकिस्तान के साथ है, सी पैक है, रीजनल कनेक्टिविटी है, टापी का हम हिस्सा है, पाक ईरान गैस पाइपलाइन है, पाकिस्तान की मरकजी हैसियत है, अमेरिका भी पाकिस्तान के बगैर कुछ नहीं, उसको रास्ता नहीं मिल रहा, उसको सेफ पैसेज नहीं है, कुछ नहीं है। पाकिस्तान आज, पाकिस्तान किसी और जगह पे खड़ा है, आज पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं है, 80s वाले दौर का पाकिस्तान नहीं है। नजमुल साकिब साहब, मेरे पास कोई सवाल नहीं है क्योंकि जो गुफ्तगू हुई है इसमें बहुत सारी चीज़ों पर आप मुस्कुरा भी रहे हैं और कोई रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, क्विकली रिस्पॉन्ड सर, कंक्लूड कर दें सर। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही और मेरा ख्याल है कि जो आपके देखने वाले हैं, आपके प्रोग्राम का नाम है ना यानी सोचना होगा, तो वो यकीनन सोच रहे हैं। हम चारों ने जो बात की उसका लुबे लुबाब ये है कि पाकिस्तान भी एक बहुत बड़ी हकीकत है और इसका अमेरिका ही नहीं सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान एक मुल्क है और उसके पास जो उसकी स्ट्रेंथ्स हैं उनसे कुछ लोग खौफजदा भी हैं और कुछ लोग जो हैं वो शाकी भी हैं इसके। तभी तो हाइब्रिड वार है, तभी तो हाइब्रिड, वरना हाइब्रिड ना होती। अभी ये है कि जहां तक अफगानिस्तान की डॉक्टर साहब बात है, मेरा तज्जिया ये कहता है कि अफगानिस्तान के मसले ने अगर हल होना है ना, तो वो अफगानिस्तान के लोगों की टर्म्स के मुताबिक होगा। उसमें अमेरिका क्या चाहता है, पाकिस्तान क्या चाहता है, हर एक अपना अपना वो एंगल से देखेगा। दूसरा, मेरी ख्वाहिश है कि वो जो 30 लाख आए थे हमारे पास अफगानी, इस दफा जो बाड़ें लग रही हैं वो इतनी मजबूत हों कि अगर खुदा न खास्ता वहां पे वायलेंस बहुत बढ़ जाती है, सिविल वॉर की सी कैफियत होती है, तो हम इस काबिल नहीं, हम इस वक्त बोझ इतना नहीं संभाल सकते, तो ये बाड़ें कहीं टूटे ना। अशरफ गनी साहब भी इस बाढ़ पर खुशी का इजहार करें। तीसरी बात कि अफगानिस्तान में हमारी जो ख्वाहिश है वो ब्रॉड बेस्ड एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट की, अल्लाह करे, मेरी दुआ है, मेरे सारे पाकिस्तानियों की दुआ है कि वो कबूल हो। जहां तक पाकिस्तान का और पाकिस्तानियत का ताल्लुक है तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, पाकिस्तान टेक ऑफ कर चुका है,
पाकिस्तान टेक ऑफ कर चुकने के बाद की सूरत हाल में है, और उसकी तरक्की को इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, मैं वसूख से कह रहा हूं, कोई रोक नहीं सकता। बहुत शुक्रिया नजमुल साकिब साहब आपका, हसन खान साहब आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया, मेजर जनरल रिटायर्ड इजाज़ अवान साहब आपने हम स्काइप से ज्वाइन किया था, आपका भी बहुत शुक्रिया। तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की आपने गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, मेरे पास कुछ अल्फाज तो नहीं है कि मैं कंक्लूड करूँ, नजमुल साकिब साहब ने बड़े बेहतरीन अंदाज से कंक्लूड किया। हमारी ये ख्वाहिश है सबसे पहले कि पाकिस्तान में अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम आए, और साथ में हमारी ये खुशहाली भी है कि अफ़गानिस्तान जो हमारा एक पड़ोसी बरादर इस्लामी मुल्क है, जिसके साथ हमारे तहजीबी और सकाफ़ती रिश्तों से हम एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, वहाँ पर भी अमन आए, खुशहाली आए, अफ़गानों के चेहरों पर मुस्कुराहट आए। उस मुस्कुराहट से पाकिस्तान के अंदर भी मुस्कुराहटें बढ़ जाएंगी, गुलो गुलजार हो ये पूरा खित्ता। ये हमारी दुआ भी है, ख्वाहिश भी है, और इसके लिए हम एफर्ट्स भी दिखा रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।